हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम उड़ान पब्लिक स्कूल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस से चैप्टर नंबर 1 द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए और कैसे उन्होंने इंडिया में अपना एक्सपेंशन किया। After the invasion of Alexander, the history of India is a long stretch of continuous struggle and conflict. The vast resources of India had been a source of attraction to many clans and invaders. The Mughals established a mighty empire in the north of India. During the Mughal rule, many conflicts arose between Mughals Rajput, Mughal Sikh and Mughal Marathas. अलेक्जेंडर जब भारत आया तो उसके बाद में भारत की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही संघर्ष के साथ कंप्लीट हुई। इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही आक्रमणकारियों, बहुत सारे विदेशी लोगों और आक्रमणकारियों के लिए एक अट्रैक्शन था। धीरे धीरे मुगल ने पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद मुगल की राजपूत के साथ, सिख के साथ और मराठास के साथ बहुत युद्ध हुआ। जब मुगल ने सक्सेसफुली अपना साम्राज्य पूरे इंडिया में स्थापित कर लिया, सक्सेसफुली जब वह एस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन देशों ने इंडिया पर या भारत पर आक्रमण किया, जैसे पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, इन सभी देशों ने इंडिया पर आक्रमण किया, जिसमें से ब्रिटिश जो थे वह सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर पाए और पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच कंपनीज जो थी उनका निष्कासन हो गया। द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। पोर्तुगीज इन इंडिया। वास्को ड गामा's arrival in 1498 in India opened the door for other European traders. जब वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया तो उसके साथ बहुत ही सारे यूरोपियन ट्रेडर्स या यूरोपियन व्यापारियों ने भारत में प्रवेश किया। द एम्परर्स एंड किंग्स इन इंडिया वेलकम द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन्स। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। पुर्तगाली जो थे वे सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। जब सभी यूरोपीय व्यापारी इंडिया में व्यापार के लिए आने लगे तो भारत के जो राजा थे उन्होंने उनका वेलकम किया। अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलप्ड बिटवीन द कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामा's अराइवल इन इंडिया। वास्को डी गामा के भारत आने के बाद भारत में व्यापार और बिजनेस का एक नया ही ट्रेंड डेवलप हो गया था। द पोर्तुगीज ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एट कलिकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। पोर्तुगीज ने कलिकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली में अपने व्यापार को स्थापित कर लिया। टू एस्टेब्लिश सुपरमेसी ऑन द ट्रेड of spices and black pepper, they first built a fort at Cochin in 1503. स्पाइसेस मतलब मसाले और ब्लैक पेपर के व्यापार के लिए सबसे पहले उन्होंने कोचीन में अपना एक किला बनाया। फ्रांसिस्को डे अल्माइडो वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसरॉय बाय पोर्तुगाल इन इंडिया इन 1505। फ्रांसिस्को द अल्माइडा जो थे वे पोर्तुगीज के फर्स्ट वायसराय बनाए गए। द पोर्तुगीज वायसराय एल्बुक्विक स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ अदी शाह, रूलर ऑफ बाजीपुर इन 1509। बीजापुर के राजा से पुर्तगाल के जो वायसराय थे उन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और गोवा पर कब्जा जमा लिया। And thus Portuguese slowly occupied their hold on Daman, Salsette, Basin, मुंबई एंड हुगली। और धीरे धीरे गोवा को अपने अधिकार में लेने के बाद पुर्तगालियों ने दमन, सेल्सट, बैसिन, मुंबई और हुगली इन सभी पर अपना अधिकार जमा लिया।
डच इन इंडिया। द डच वर रेसिडेंट्स ऑफ हॉलैंड। डच जो थे वे हॉलैंड के रहने वाले थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। भारत के साथ व्यापार करने के लिए डच में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई। In order to establish control over trade in India, conflicts arose between the Dutch and the Portuguese, in which Portuguese were defeated. भारत में व्यापार करने के लिए या अपने अधिकार जमाने के लिए जो पोर्तुगीज़ आए थे उनके और डच के बीच में बहुत युद्ध हुए, जिसमें पोर्तुगीज़ की हार हुई और डच ने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया। Dutch established trading houses in the Coromandel coast, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। डच के जो व्यापारी थे उन्होंने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपना व्यापार स्थापित कर लिया। द डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, लेड, राइस एंड ओपियम। जो डच के व्यापारी थे वह मेन रूप से मसालों का व्यापार करते थे। इंडिगो मतलब नील का व्यापार, सिल्क का, लेड, चावल और अफीम का व्यापार करते थे। द इंग्लिश इन इंडिया। लाइक अदर यूरोपियन नेशंस, इंग्लिश वर ऑल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया। दूसरे यूरोपीय देशों के जैसे इंग्लिश जो थे, जो इंग्लैंड या ब्रिटिशियंस जो थे, वे भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। The leading capitalists in Britain formed the East India Company on 31st December 1600. Queen Elizabeth I of England issued a charter providing 15 years monopoly in trading. The first British ship captained by Hawkins reached India in 1608 during the rule of Mughal Emperor Jahangir. मुगल शासक जहांगीर के शासन में पहला ब्रिटिश जहाज जो भारत आया वह हॉकिंस के द्वारा लाया गया था और भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। द फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत इन 1668। फ्रेंच से जो व्यापारी आए थे या फ्रांस से जो व्यापारी आए थे उन्होंने सबसे पहले 1668 में सूरत में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। देयर आफ्टर द फ्रेंच सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स एट मच्छीपट्टनम, पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर इन बंगाल बिटवीन 1690 टू 92। सूरत में अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाने के बाद मछलीपट्टनम, पांडिचेरी एंड चंद्रनगर में भी उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए। द फ्रेंच कंपनी बिल्ट फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वॉर डिफेंस। फ्रेंच कंपनी ने पांडिचेरी में अपना एक किला बनाया। दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया। फ्रांस से जो व्यापारी आए थे उनका फोकस सिर्फ भारत के साथ व्यापार कर प्रॉफिट कमाने का था। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द consolidation of British power in India. The Mughal Empire was established by Babur in 1526. जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल शासन था, वह उसकी स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी। It gained stability, earned fame and became powerful by the efforts of अकबर। और अकबर के प्रयासों के द्वारा जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। The successors were at war to acquire the throne of the Mughal Empire. The claimants of throne took help from the chieftains of the empire. During the declining phase of the Mughal Empire, several states like Bengal, Hyderabad, Awadh, Punjab, Bharatpur, the regions from Pune to Gwalior, headed by the Marathas, Mysore and Karnataka, became fully independent. These states greatly contributed to fall of the Mughal Empire.
Attacks from rulers like Nadir Shah of Iran and Afghan ruler Ahmad Shah Abdali sounded the death knell for the Mughal Empire. The British took full advantage of this political chaos and crisis. जब मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ने लगा तब बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर और पुणे से ग्वालियर तक बहुत सारे रीजन पर सिर्फ मराठास का कब्जा हो गया था। यही रीज़न था कि मुग़ल शासन धीरे धीरे इंडिया से ख़त्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस rivalry. The East India Company was formed on 31st December 1600 for trade with India and the eastern countries. ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। द चार्टर ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेज वॉर, साइन पैक्ट, इनैक्ट लॉज and to punish those who attacked the company's monopoly. The prime aim of the company was to earn more and more profit. The company also had political ambitions along with consolidating of India. The British had analyzed the political weakness of India. They thought that acquiring political power would be profitable to their trade. जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन एम था वह सिर्फ भारत में व्यापार करके प्रॉफिट कमाने का था। द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वॉज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। द कंपनी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह इंडिया के पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर करना चाहती थी। उनका यह मानना था कि पॉलिटिकल पावर जब उनके हाथों में आ जाएगा तो वे इंडिया से और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार होने लगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया बट फेल्ड टू एस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर और कॉलोनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार तो करने लग गई लेकिन बिजनेस सेंटर बनाने में पहले फेल हुई। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू ओपन बिजनेस सेंटर एट सूरत, आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में अपने बिजनेस सेंटर बनाने के लिए परमिशन दे दी। When Emperor Charles II of England was married to Princess Catherine of Portugal in 1668, the British got Mumbai in dowry. जब चार्ल्स टू की जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू की शादी कैथरीन, पुर्तगाल की जो प्रिंसेस कैथरीन के साथ हुई तो ब्रिटिश को दहेज में मुंबई मिल गया। मुंबई केम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वॉज मेड हेड क्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस सेंटर इन 1687 इन प्लेस ऑफ सूरत। अब सूरत के स्थान पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर बना लिया गया था। On the eastern coastal areas also the company established business centers at Machilipatnam, Madras, Bengal, Hariharpur, Balasore, Hooghly, Patna and Kasim Bazar. The company made desired benefits in tradings in the areas lying between eastern and western coastal areas. The company built forts in Mumbai and Calcutta and made adequate security arrangements there. धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन होने लगा। उन्होंने अपने हेडक्वार्टर मुंबई, कलकत्ता में बना लिए और अपने व्यापार को पूरे इंडिया में बढ़ाने लगे। द कंपनी अर्न्स द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी बिना कोई टैक्स भरे। द कंपनी वॉज परमिटेड टू हायर एरियाज नियर कलकत्ता। The company's dues were waived off in Hyderabad provinces. हैदराबाद के द्वारा जो भी कंपनी के कर्ज थे वह माफ़ कर दिए गए। द coins minted by the company in Mumbai
वर इन सर्कुलेशन इन द एंटायर मुगल एम्पायर। कंपनी के द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे वे सिक्के पूरे मुगल शासन में चलने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा होने लगा और उनका बिजनेस धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा। एंग्लो फ्रेंच रेवलरी एंड क्रेनाटिक वॉर्स। जब ब्रिटिश शासन इंडिया में स्थापित होने लगा उसी समय फ्रेंच के जो रूलर्स थे, फ्रेंच के जो व्यापारी थे वे भी इंडिया में थे। फ्रेंच और ब्रिटिश के जो व्यापारी थे उन दोनों में मतभेद बढ़ने लगे और उनके बीच में बहुत युद्ध हुए। एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग रेवलरीज सून टर्न्ड इनटू वॉर। और फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच की जो मतभेद थे वे धीरे धीरे युद्ध में बदल गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन whereas French company was under the control of the French government। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी वह फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। यही वजह है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अपने फैसले खुद लेती थी, जबकि फ्रेंच कंपनी को हमेशा फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर काम करना पड़ता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्कड हार्ड एंड डिवोशन बट दिस वॉज नॉट द केस विद द फ्रेंच कंपनी। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत मेहनत करती थी, जबकि ऐसा कुछ भी फ्रेंच कंपनी के साथ नहीं था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंस ओवर द एरियाज वॉज ऑल्सो वाइड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में बहुत सारे एरिया थे, जबकि फ्रेंच कंपनी का जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ओनली पौंडीचेरी में था। 3 wars known as Carnatic Wars in the Indian history were fought between the two companies। भारत में व्यापार करने के लिए तथा अपना आधिपत्य जमाने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी में 3 युद्ध हुए, जिन्हें क्रेनेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्रेनेटिक वॉर। फ्रेंच एंड इंग्लिश वर ऑन अपोजिट साइड इन 1744 वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन इन यूरोप। 1744 में यूरोप में भी फ्रेंच और ब्रिटिशियंस के बीच में युद्ध हो रहा था और उसका सीधा प्रभाव इंडिया में होने वाले युद्ध पर पड़ा। द वॉर हैड टेलिंग इफेक्ट ऑन इंडिया टू। फ्रेंच गवर्नर नवाब अनवरुद्दीन ऑफ क्रेनेटिक इन हिज फेवर। जो फ्रेंच के गवर्नर थे उन्होंने नवाब अनवरुद्दीन को अपने फेवर में ले लिया। द फ्रेंच फोर्सेस टुक कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास। When the Nawab of Carnatic demanded the Madras fort, French governor refuses and this led both sides to war and Carnatic Nawab was defeated। जब फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हो रहा था तो फ्रेंच ने नवाब अनवरुद्दीन की हेल्प ली और मद्रास का जो किला था उस पर जीत हासिल करी। जब नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रेंच से मद्रास के किले की मांग की तो फ्रेंच ने मना कर दिया और फिर फ्रेंच कंपनी और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन की हार हुई और जो किला था वह फ्रेंच कंपनी के फेवर में आ गया। सेकंड क्रेनेटिक वॉर। अ बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वॉज फॉट ओवर द क्वेश्चंस ऑफ सक्सेशन टू थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड क्रेनेटिक। हैदराबाद और क्रेनेटिक का सिंहासन पाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में सेकेंड क्रेनेटिक वॉर हुआ। फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर्ड मुजफ्फर जंग एज द रूलर ऑफ हैदराबाद एंड चांद साहिब ऑफ क्रेनेटिक। जो फ्रेंच कंपनी थी उसने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के राजा के रूप में और क्रेनेटिक के राजा के रूप में चांद साहिब को चुना। वहीं ब्रिटिश कंपनी ने मोहम्मद अली को सपोर्ट किया और हैदराबाद में नासिर जंग को सपोर्ट किया। इस युद्ध में नासिर जंग की हार हुई और चांद साहिब की भी मौत हो गई, जिससे जो क्रेनेटिक था वह ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ गया और जो फ्रेंच था वह हैदराबाद के अंडर में आ गया। थर्ड क्रेनेटिक वॉर। जो द फाइनल फेज ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द 7 ईयर वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप। जब यूरोप में फ्रेंच और
ब्रिटिश के बीच में युद्ध समाप्त हुआ, तभी इंडिया में भी इन दोनों के युद्ध के बीच का फाइनल फेज चल रहा था। द ब्रिटिश कंपनी इमर्ज्ड विक्ट्रीज इन द वॉर। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। ऑल द टेरिटरीज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। जितने भी टेरिटरीज, जितने भी इलाके फ्रेंच कंपनी के अंडर में थे, अब वे ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ चुके थे। द ड्रीम ऑफ फ्रेंच कंपनी टू गेन पॉलिटिकल सुपरमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड। फ्रेंच कंपनी का जो सपना था भारत पर आधिपत्य जमाने का, वह खत्म हो गया। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड अ न्यू डोर ओपन टू एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर एंटायर इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया पर आधिपत्य जमाने के अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप आगे की ओर बढ़ गया। थैंक यू।